नमस्कार साथियों, मैं सवय सिंह एनवीरा प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम पढ़ने वाले हैं गुप्त साम्राज्य भाग 5 के बारे में। और इसमें जो कंटेंट निकल कर सामने आ रहे हैं आपके, तो इसमें हम बड़े पैमाने पर ऐतिहासिक जानकारी सहित गुप्तकालीन सामाजिक स्थिति, आर्थिक स्थिति, राजनीतिक स्थिति और प्रांतीय प्रशासन के बारे में हम जानकारी लेने जा रहे हैं, जिनसे कई बार सवाल पूछ जाते हैं। तो शुरू करने जा रहे हैं गुप्तकालीन सामाजिक स्थिति। गुप्तकालीन सामाजिक स्थिति में सर्वप्रथम हमें देखने को ये मिलता है कि गुप्तकालीन जो समाज है वो कितने वर्णों में विभक्त था। वर्ण इंपॉर्टेंट बताए जाते हैं कि नहीं बताए जाते हैं, वर्ण जो हैं इनका आधार क्या होता था और वर्णों की जो बस्तियां हैं वो किस प्रकार से संयोजित की जाती थी, इसके बारे में हम जानकारी ले लेते हैं। तो सर्वप्रथम बात कर लेते हैं गुप्तकालीन समाज के बारे में। गुप्तकालीन जो समाज हमें देखने को मिलता है, गुप्तकालीन समाज के बारे में अगर बात करें तो यह 4 वर्णों में विभाजित था। कितने वर्णों में? 4 वर्णों में विभक्त। गुप्तकालीन जो समाज है ये 4 वर्णों में विभक्त था। स्वाभाविक सी बात है, जब हम वैदिक सभ्यता पढ़ते हैं तो चारों वर्णों की डिटेल हमें जानने को मिलती हैं। तो इन वर्णों के अंदर सबसे पहले आता है ब्राह्मण, उसके बाद में क्षत्रिय। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य व शूद्र। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य व शूद्रों में विभक्त था गुप्तकालीन समाज। अब हम बात कर लेते हैं कि ये जो वर्ण हैं इनका आधार क्या हुआ करता था। तो गुप्तकालीन जो वर्ण बताए जाते हैं इनका आधार क्या देखने को मिलता है। तो गुप्तकालीन जो वर्ण व्यवस्था है इनका आधार बताया जाता है, आधार जो बताया जाता है यह कर्म न होकर जन्म पर आधारित, कर्म न होकर जन्म पर आधारित था गुप्तकालीन 4 वर्ण। अगर पूछ ले कि 4 वर्णों की उत्पत्ति किस प्रकार बताई जाती है, तो 4 वर्णों की उत्पत्ति जो है श्री हरि ब्रह्मा से 4 वर्णों की उत्पत्ति हमें देखने को मिलती है। पूछ ले ब्राह्मणों की उत्पत्ति किससे हुई, तो ब्रह्मा के श्री हरि मुख से ब्राह्मणों की उत्पत्ति। अगर क्षत्रियों की उत्पत्ति की बात करें तो ब्रह्मा की भुजाओं से, बात शूद्रों की वैश्यों की करें तो ब्रह्मा की जांघों से, और अंतिम शूद्रों की बात करें जिन्हें चांडाल के नाम से भी जाना जाता है, इनकी उत्पत्ति ब्रह्मा के पांव से बताई जाती है। आगे बढ़ते हैं कि ये जो 4 वर्ण बताए जाते हैं इनकी अगर बात बस्तियों की करें तो चारों वर्ण जो हैं इनकी अलग अलग बस्तियां हुआ करती थी। अलग अलग बस्तियां, अर्थात ब्राह्मण एक बस्ती में रहते थे, अगर क्षत्रिय है तो वो अलग बस्ती में रहता था, वैश्य अलग बस्ती में रहता था, और शूद्र जो हैं इसे आउट ऑफ द विलेज, गांव से बाहर रहने के लिए ही इनको जगह दी जाती थी। अब बात करें कि 4 वर्णों में सबसे उत्कृष्ट दशा जो देखने को मिलती है गुप्त काल में, वह बताई जाती है ब्राह्मणों की। किसकी बताई जाती है? ब्राह्मणों की स्थिति सबसे सुदृढ़ बताई जाती है गुप्त काल के अंदर, क्योंकि गुप्त काल जो है इनका प्रमुख जो धर्म बताया जाता है वो बताया जाता है शैव धर्म। कौन सा धर्म बताया जाता है? शैव धर्म प्रमुख रूप से देखने को मिलता है। और गुप्तकालीन जो समाज है इनमें आजीवक शैव धर्म के अनुयायी जो हैं ये सबसे ज़्यादा हमें देखने को मिलते हैं। अगर सवाल पूछ ले कि शैव धर्म की आजीवक शाखा, शैव धर्म की आजीवक जो शाखा बताई जाती है इसका प्रवर्तक कौन बताया जाता है, संस्थापक कौन बताया जाता है, तो इसका नाम बताया जाता है मोखली गौशाल। क्या नाम बताया जाता है? मोखली गौशाल। मोखली गौशाल जो हैं यह इसके प्रवर्तक के रूप में जाने जाते। वे साधु, वे सामान्य जन जो भक्ति के साथ में दैनिक कर्म भी करते हैं, आजीविका भी कमाते हैं, उन्हें आजीवक साधु के नाम से जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं गुप्तकालीन सामाजिक स्थिति के अंदर। तो गुप्तकालीन समाज के बारे में जब हम जानकारी लेते हैं तो गुप्तकालीन जो न्याय संहिताएं हैं इनके अंदर हमें कैसी जानकारी मिलती है, तो न्याय संहिताओं की जानकारी ले लेते हैं।
न्याय संहिताएं जिनके अंदर गुप्त काल के समाज से संबंधित जितने भी रूल्स जो हैं वो बनाए जाते थे। न्याय संहिताओं के अनुसार, न्याय संहिताओं के अनुसार जो गुप्त काल हैं इनमें वर्णों की स्थिति क्या बताई जाती थी? वर्णों की परीक्षा, 4 वर्णों की परीक्षा। न्याय संहिताओं में बताया गया कि गुप्तकालीन जो समाज यथार्थ 4 वर्ण जो हैं इनकी परीक्षा का क्या विकल्प हमें देखने को मिलता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ब्राह्मणों की। तो ब्राह्मणों की जो अगर परीक्षा लेनी होती थी तो ब्राह्मणों की परीक्षा ली जाती थी तुल्ला। तुल्ला से ब्राह्मणों की परीक्षा ली जाती थी। विद्वान के सामने विद्वान को रख दिया जाता था और जब शास्त्रार्थ होता था, शास्त्रार्थ में जब कोई मात खा जाता था तो उसे दंड का प्रावधान दिया जाता था। अर्थात ब्राह्मणों की जो परीक्षा है वो बताई जाती थी आपके तुल्ला से। बात करें क्षत्रियों की कि क्षत्रियों की जो परीक्षा है यह किससे बताई जाती है? तो क्षत्रियों को परीक्षा दी जाती थी अग्नि के माध्यम से। अगर बात करें गुप्तकालीन वैश्यों की तो वैश्य जो वर्ग था अगर इनकी परीक्षा लेनी होती थी तो इनकी परीक्षा ली जाती थी जल के द्वारा। और अगर बात करें शूद्रों की अगर परीक्षा की बात करें तो शूद्रों को विष देकर, क्या देकर? विष के माध्यम से शूद्रों को परीक्षा देनी पड़ती थी। अब हम बात करते हैं, मैंने पहले बताया कि ब्राह्मणों की स्थिति सबसे सुदृढ़ बताई जाती है। तो एक ग्रंथ का नाम निकलकर सामने आता है, नाम है मनुस्मृति। मनुस्मृति जिसकी रचना आपके 200 ईसा पूर्व से लगाकर 200 ईस्वी सन के दरमियान इसकी रचना बताई जाती है। रचनाकार मनु है, मनु को रचनाकार बताया जाता है। मनुस्मृति की अगर बात करें तो मनुस्मृति में हमें ये वर्णन पढ़ने को मिलता है कि 10 वर्षीय ब्राह्मण, क्या वर्णन पढ़ने को मिलता है? 10 वर्षीय ब्राह्मण, 10 वर्षीय ब्राह्मण बराबर 100 वर्षीय, 10 वर्षीय ब्राह्मण जो बताया जाता है यह 100 वर्षीय क्षत्रिय से महान बताया गया है। 100 वर्षीय क्षत्रिय से महान बताया गया है। किस ग्रंथ में हमें यह पढ़ने को मिलती है डिटेल? तो नाम आता है मनुस्मृति। मनुस्मृति के बाद में हम बात कर लेते हैं गुप्तकालीन शूद्रों के बारे में। गुप्तकालीन शूद्र, गुप्तकालीन शूद्रों की दशा। गुप्तकालीन शूद्रों की दशा का सबसे ज्यादा जो ऐतिहासिक वर्णन करने वाले बताए जाते चीनी यात्री, जिसका नाम बताया जाता है फाहियान। फाहियान की पुस्तक का नाम पहले हमने जान लिया, फुकुओती इसकी पुस्तक का नाम बताया जाता है। अब फाहियान ने अपनी पुस्तक फुकुओती में जो वर्णन किया है शूद्रों का गहनता से वर्णन हमें इस ग्रंथ के अंदर पढ़ने को मिलता है। तो फाहियान के अनुसार जो यह शूद्र बताए जाते हैं इनको चांडाल के रूप में भी जाना जाता है। किसके रूप में? चांडाल के रूप में भी जाना जाता था। और चांडालों की सबसे ज्यादा अगर डिटेल की बात करें तो फाहियान ने प्रस्तुत की है अपने ग्रंथ फुकुओती के माध्यम से। मैं आपको मौखिक रूप से चांडालों की स्थिति के बारे में जानकारी दे देता हूं। गुप्तकालीन जो चांडाल अर्थात शूद्र जो हैं, अगर इन्हें अपना निवास स्थान बनाना है तो इन्हें आउट ऑफ द विलेज, गांव से बाहर रखा जाता था। इनको अस्पृश्य, अकर्मण्य, अवेदय्य, अदेवय्यु आदि के नाम से भी जाना जाता है। इनको कृष्ण गर्भा भी कहा जाता है। इनको अनासा यानी चपटी नाक वाला भी बोला जाता था। और साथ ही इनको अस्पृश्य, अछूत भी माना जाता था। गुप्त काल के अंदर ब्राह्मणों की स्थिति सुदृढ़ बताई जाती है। तो आपको पता चल गया कि चांडालों को देखना पाप, छूना भी पाप बताया जाता था। और इससे संबंधित ही भगवान महात्मा बुद्ध जो बताए जाते हैं, इनकी जातक कथाओं में से एक कथा का वर्णन हमें पढ़ने को मिलता है जिसका नाम है दित मांगलिक कथा। और इन चांडालों के बारे में और बात करता हूं मैं कि इन्हें निवास स्थान जो है अपने वो आउट ऑफ द विलेज यानी गांव से बाहर बनाने पड़ते थे।
फेंके हुए बर्तनों में खाना खाने का कार्य करना पड़ता था, लोहे के आभूषण पहनते थे। अगर किसी कार्य से गांव में जाना जरूरी है तो अपनी होने का सूचना देना भी बहुत जरूरी है, अर्थात थाली या ढोल या नंगाड़े बजाकर यह गांव में एंट्री कर सकते थे ताकि इन्हें कोई देख ना सके, अपने आप को पवित्र होने से बचा सके गुप्त काल के अनुसार। और बात करें कि चांडाल जो हैं इनको जो कर्म सौंपा गया, कार्य सौंपा गया, वो बताया जाता है वधिक का। वधिक का अर्थ क्या होता है? वध प्लस एक, वध करना जिसकी पहचान हो, वधिक। एक राजा के द्वारा किसी भी अपराधी को सजाए मौत निश्चित की गई है तो उसका गला काटने का कार्य कौन करता था? चांडाल करता था। ये डिटेल हमें किस में पढ़ने को मिलती हैं? फाहियान के ग्रंथ फुकुवती के अंदर ये हमें डिटेल पढ़ने को मिलती है। एक और ग्रंथ का सामने नाम निकल कर आ रहा है, नाम है नारद स्मृति के अनुसार। नारद स्मृति के अनुसार जो गुप्त डायनेस्टी हम पढ़ रहे हैं, गुप्त काल में 15 प्रकार के दासों का वर्णन पढ़ने को मिलता है। 15 प्रकार के दासों का वर्णन हमें नारद स्मृति में पढ़ने को मिलता है। अब हम बात करते हैं कि गुप्त काल जो है इनमें क्या चांडालों की दशा में सुधार हुआ क्या? बिल्कुल सही बात है कि गुप्त काल में चांडालों की दशा में सुधार हुआ। इनके द्वारा जो कर्म किया जाता था अर्थात वधिक के अलावा इनको कृषक यानी कृषि का कार्य करते हुए भी अनुमोदित किया गया। साथ ही कई सारे जो शूद्र हैं ये व्यापारी का कर्म यानी कार्य भी करते थे, अर्थात शूद्रों की दशा में जो सुधार देखने को मिलता है गुप्तकालीन समाज में। अब हम बात करते हैं जो गुप्त काल है इसमें महिलाओं की स्थिति, महिलाओं की स्थिति के बारे में जानकारी ले लेते हैं। तो महिलाओं से संबंधित पहली जो जानकारी है वो ये बताई जाती है कि गुप्त काल जो है इसमें स्त्री शिक्षा का प्रचलन, गुप्त काल में स्त्री शिक्षा का प्रचलन था। साथ ही सती प्रथा का जीवंत उदाहरण भी देखने को मिलता है। सती प्रथा का उदाहरण कौन सा देखने को मिलता है कि गुप्त काल का एक शासक बताया जाता है भानुगुप्त का से संबंधित एक युद्ध बताया जाता है जिसमें उसके सेनापति भोजराज के लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त होने के पश्चात भोजराज की पत्नी ने 510 ईस्वी के अंदर सतीत्व व्रत को धारण किया। उक्त जानकारी से ये सिद्ध होता है कि गुप्त काल में सती प्रथा का भी वर्णन हमें पढ़ने को मिलता है। पहले मैंने इसकी डिटेल सामने आपके रखी थी। अब हम बात करते हैं गुप्त काल के अंदर कि गुप्त काल में एक मंदिर का वर्णन हमें बहुतायत पढ़ने को मिलता है, वो है आपके महाकालेश्वर का जो मंदिर है यह पड़ता है उज्जैन के अंदर। कहाँ पड़ता है? उज्जैन। ये जो मंदिर बताया जाता है महाकालेश्वर का मंदिर में नृत्य करने वाली महिला गुप्तकालीन जो महाकालेश्वर मंदिर उज्जैन में स्थित है इसमें नृत्य करने वाली जो महिलाएं हैं वो किस नाम से जानी जाती हैं? ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। तो नृत्य करने वाली जो महिलाएं हैं इन्हें देवदासी के नाम से उद्बोधित किया जाता है। क्या नाम? किसके नाम से? देवदासी के नाम से इन्हें जाना जाता है। और देवदासी बनने के बाद में हर एक क्षेत्र से इनको इनविटेशन भी आता था। हर एक जो प्रमुख रूप से त्यौहार है इसके अलावा जो उत्सव है इनमें नृत्य प्रस्तुत करने के लिए देवदासियों को याद किया जाता था। तो साथियों हमने गुप्तकालीन सामाजिक स्थिति का सविस्तार व्याख्या कर ली, साथ ही इससे निकलने वाले जितने भी क्वेश्चन हैं उनके बारे में भी जानकारी ले ली। अब हम बात करते हैं गुप्तकालीन कृषि के बारे में, अर्थात गुप्तकालीन आर्थिक स्थिति के बारे में हम जानकारी ले लेते हैं। गुप्तकालीन आर्थिक स्थिति के बारे में बात कर लेते हैं। तो सर्वप्रथम जो
क्वेश्चन निकलकर अपने सामने आता है कि गुप्त काल में लोगों का मुख्य पेशा क्या बताया जाता है, और गुप्त काल के अंदर जो भूमि है, भूमि के प्रकार कितने प्रकार के बताए जाते हैं, जो हल चलाने वाला कृषक है उससे ले जाने वाला जो टैक्स है वो किस प्रकार के रूप में जाना जाता है, आदि क्वेश्चन देखे जाते हैं और कई बार पूछे भी जाते हैं। बात कर लेते हैं गुप्तकालीन आर्थिक स्थिति। किसके बारे में? गुप्तकालीन आर्थिक स्थिति के बारे में हम बात कर लेते हैं। आर्थिक स्थिति क्या जो आंकलन है वो हम शेयर कर लेते हैं। गुप्तकालीन आर्थिक स्थिति। अब आर्थिक स्थिति के अंदर हमें ये देखने को मिलता है कि गुप्त काल जो हमें देखने को मिलता है, जिसे भारत का स्वर्णिम युग भी कहा जाता है इतिहास का, तो गुप्त काल में लोगों का मुख्य पेशा क्या था? लोगों का मुख्य पेशा, लोगों का मुख्य पेशा यानी कर्म जो बताया जाता है, कार्य जो बताया जाता है वो बताया जाता है कृषि। क्या बताया जाता है? कृषि लोगों का मुख्य पेशा बताया जाता है, कार्य बताया जाता है। और कृषि से संबंधित अगर पूछ ले कि गुप्त काल में सिंचाई के सर्वाधिक जो विकल्प देखने को मिलते हैं वो क्या बताए जाते हैं, तो गुप्त काल में सर्वाधिक जो सिंचाई होती थी वह होती थी रहट के माध्यम से। किससे होती थी? रहट के जरिए सिंचाई की जाती थी। अब हम बात करते हैं गुप्तकालीन भूमि के प्रकार। गुप्तकालीन भूमि के प्रकार के बारे में आंकलन कर लेते हैं। तो सर्वप्रथम भूमि का जो रूप निकलकर सामने आता है इसे क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। नंबर 2, दूसरा जो भूमि का रूप हमारे सामने आता है इसे वास्तु कहा जाता है। और तीसरा जो रूप निकलकर सामने आता है भूमि का उसे खिल के नाम से जाना जाता है। और अंतिम जो भूमि का एक प्रकार जो देखने को मिलता है इसे अपृहत के नाम से जाना जाता है। ये 4 प्रकार की भूमि के बारे में मैंने आपको जानकारी दे दी। अब इनकी व्याख्या कर लेते हैं कि क्षेत्र किस प्रकार की भूमि होती थी, वास्तु किस प्रकार की भूमि होती थी, और खिल और अपृत जो हैं ये भूमि के किस प्रकार के रूप में जानी जाती थी। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं क्षेत्र। क्षेत्र अर्थात भूमि का वह प्रकार जो खेती के लिए सबसे उपयुक्त, खेती के लिए सबसे उपयुक्त जो भूमि होती थी उसे क्षेत्र कहा जाता है। बात करें वास्तु की तो निवास योग्य जो भूमि बताई जाती है स्थापत्य के नजरिए से उसे वास्तु के नाम से जाना जाता है। बात करें खिल की, वह भूमि जो जोती ना जाए ऐसी भूमि को खिल कहा जाता है। और अगर पूछ ले अप्रत जो है ये किस प्रकार की भूमि बताई जाती हैं, तो गुप्त काल में जो जंगली भूमि हुआ करती थी उसे अपृहत भूमि के नाम से जाना जाता था। बात करते हैं कि गुप्त काल के अंदर जो कृषक अर्थात किसान हैं उसे किस प्रकार का जो टैक्स देना पड़ता था, तो इसमें एक टैक्स का जिक्र हमें पढ़ने को मिलता है, वो है आपके हल दंडकार अर्थात हल रखने वाले प्रत्येक किसान को यह टैक्स देना बहुत जरूरी बताया जाता है। किसान के द्वारा जो टैक्स निर्धारित किया जाता था वह बताया जाता है हल दंडकार। अब हम बात करते हैं कि लोगों का कृषि के अलावा और जो मुख्य पेशा बताया जाता है लोगों का अन्य रूप में से हम देख सकते हैं, तो वो बताया जाता है वस्त्र निर्माण जो है ये दूसरा मुख्य पेशा बताया जाता है गुप्तकालीन लोगों का। और वस्त्र निर्माण जो उद्योग है ये बड़े पैमाने पर प्रचलित था कुटीर उद्योग के नजरिए से। अब हम बात कर लेते हैं गुप्तकालीन व्यापारियों के बारे में। गुप्तकालीन व्यापार के बारे में अगर हमें बात कर ली है
तो व्यापारियों के 2 से 3 जो ग्रुप हैं, समूह हैं, उनके बारे में जानने को मिलता है। तो व्यापारियों का एक ग्रुप या समूह जो है वो क्या क्या किस नाम से जाना जाता है, तो इसमें सर्वप्रथम हम बात करते हैं पुग के बारे में, नंबर 1, 2 और 3। तो व्यापारियों का पहला जो समूह हमें देखने को मिलता है वो है आपके पुग। नंबर 2, व्यापारियों का दूसरा जो समूह हमें देखने को मिलता है वो है आपके श्रेणी। व्यापारियों का तीसरा जो समूह हमें देखने को मिलता है उसे निगम के नाम से जाना जाता है। बात करते हैं पुग किस प्रकार के व्यापारियों का समूह बताया जाता है, तो एक ही जाति के व्यापारियों का समूह, एक ही जाति के व्यापारियों का समूह, एक ही जाति के व्यापारियों का समूह पुग कहलाता था गुप्त काल में। बात करें श्रेणी, तो विभिन्न जातियों के व्यापारियों का समूह, विभिन्न जातियों के व्यापारियों का समूह, विभिन्न प्रकार के जातियों का समूह श्रेणी कहलाता था। और टोटल ऑल ओवर निगम की बात करें तो एक ही नगर के व्यापारियों का समूह, एक ही नगर के व्यापारियों का समूह, एक ही नगर के व्यापारियों का समूह क्या कहलाता है, निगम के नाम से जाना जाता है। बात करते हैं साधारणतः मुख्य जो गुप्त काल में लेन देन का जरिया क्या हुआ करता था, और लेन देन का जो जरिया होता था उसमें किस प्रकार से आदान प्रदान जो वस्तु विनिमय होती है वो किस प्रकार से होता था। तो गुप्त काल की बात करें तो साधारणतः गुप्त काल में वस्तु विनिमय व कोड़ियों का प्रचलन, वस्तु विनिमय व कोड़ियों का प्रचलन, कोड़ियों का प्रचलन देखने को मिलता है लेन देन के लिए। किसके लिए देखने को मिलता है, लेन देन जो है ये वस्तु विनिमय या कोड़ियों के माध्यम से होता था। अगर बात करें कोड़ियों की, तो कोड़ियों का जिक्र करने वाला जो चीनी यात्री बताया जाता है उसका नाम बताया जाता है आपके फहियान। तो अब हम बात करते हैं आर्थिक स्थिति के बाद में अगला जो गुप्त साम्राज्य का जो स्थिति सामने निकल कर आती है वो है आपके राजनीतिक स्थिति। तो राजनीतिक स्थिति के अंदर राष्ट्र की सबसे बड़ी इकाई कौन सी, छोटी इकाई क्या कौन सी होती थी, जिले को क्या कहा जाता था, राज्य को क्या कहा जाता था, उसका शासक या प्रशासक क्या कहलाता था, इसके बारे में हम जानकारी ले लेते हैं। तो अब हम बात कर लेते हैं गुप्तकालीन प्रांतीय प्रशासन के बारे में। गुप्तकालीन प्रांतीय प्रशासन के बारे में बात करते हैं। इसमें गुप्त काल के विभिन्न अधिकारियों का भी जिक्र हमें पढ़ने को मिलता है। तो बात कर लेते हैं गुप्तकालीन प्रांतीय प्रशासन। गुप्तकालीन जो प्रांतीय प्रशासन है इसमें सबसे बड़ी इकाई, सबसे छोटी इकाई, उसका प्रशासक क्या कहलाता, इसके बारे में भी जानकारी निकल कर सामने आती है। तो गुप्तकालीन प्रांतीय प्रशासन, गुप्तकालीन प्रांतीय प्रशासन में अगर देखने को मिले तो सबसे बड़ी इकाई शासन की सबसे बड़ी इकाई हुआ करती थी राष्ट्र, जिसे देश भी कहा जाता है। और देश का जो प्रशासक है अर्थात शासन करने वाला होता था उसे गोप्ता के नाम से जाना जाता था। सबसे बड़ी इकाई शासक गोप्ता कहलाता था। राजा को क्या कहलाता था, गोप या गोप्ता के नाम से इसे जाना जाता है। बात करें राष्ट्र से छोटी इकाई जिसे प्रांत कहा जाता था। प्रांत को और किस नाम से जाना जाता था गुप्त काल के अंदर, तो प्रांत जो है यह भुक्ति के नाम से जाना जाता था। और भुक्ति या प्रांत जो है इसका प्रशासक जो है यह उपरिक के नाम से जाना जाता था। इसे उपरिक कह सकते हो, इसे भोगपति भी कह सकते हो और इसे भोगिक के नाम से भी जाना जाता है। अर्थात प्रांत का जो प्रशासक है इन्हें इन आदि नामों से जाना जाता था।
अब हम आगे बढ़ते हैं। प्रांत से छोटी जो इकाई अर्थात जिला, उसे विषय के नाम से जाना जाता था। विषय कहो या जिला एक ही बात है, लेकिन गुप्त काल में इनका नाम जो है अलग देखने को मिलता है। अगर प्रशासक की बात करें विषय की, तो प्रशासक जो गुप्त काल का जो होता था विषय का, उसे विषयपति के नाम से जाना जाता था। किसके नाम से? विषयपति के नाम से इसे जाना जाता था। और अगर बात करें सबसे छोटी इकाई, सबसे छोटी इकाई, सबसे छोटी जो इकाई है हमें गुप्त काल में देखने को मिलती है वह ग्राम कहलाती थी। और ग्राम का जो प्रशासक है वो ग्रामिक के नाम से भी जाना जाता है। इसे महत्तर के नाम से भी संबोधन किया जा सकता है। तो हमने गुप्तकालीन प्रशासक के बारे में जानकारी ले ली। अब हम बात कर लेते हैं गुप्तकालीन प्रमुख अधिकारियों के बारे में। किसके बारे में? गुप्तकालीन प्रमुख अधिकारियों के बारे में हम जानकारी ले लेते हैं। अब हम बात कर लेते हैं गुप्त काल के प्रमुख शासन में जो हेल्प करने वाले प्रमुख अधिकारी, राजा के जो है हेल्प कर्मी के रूप में जो जाने जाते प्रमुख जो अधिकारी बनाए गए थे राजा के द्वारा, उनके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो गुप्त काल के प्रमुख अधिकारियों के बारे में हम बात कर लेते हैं। गुप्त काल के प्रमुख जो अधिकारी बताए जाते हैं अपने अपने विभाग के, उनके बारे में बात कर लेते हैं। तो सर्वप्रथम जो अधिकारी का जिक्र हमें पढ़ने को मिलता है वो बताया जाता है प्रतिहार। प्रतिहार जो अधिकारी हैं ये किस प्रकार का अधिकारी हुआ करता था? तो प्रतिहार जो अधिकारी हैं यह अंतपुर का रक्षक, अंतपुर का जो रक्षक बताया जाता है उसे प्रतिहार के नाम से जाना जाता है। नंबर 2, दूसरा जो बताया जाता है इसे कहते हैं महाप्रतिहार। महाप्रतिहार वह अधिकारी जो राजमहल का प्रमुख सुरक्षा अधिकारी हो। राजमहल का प्रमुख सुरक्षा अधिकारी, राजमहल का प्रमुख जो सुरक्षा अधिकारी हैं वह महाप्रतिहार कहलाता था। नंबर 3, तीसरा जो प्रमुख अधिकारी हैं वो महाबलाधिकृत के नाम से जाना जाता है। महाबलाधिकृत, महाबलाधिकृत जो हैं यह सेना का, किसका? सेना का सर्वोच्च अधिकारी, सेना का सर्वोच्च अधिकारी महाबलाधिकृत के नाम से जाना जाता है। नंबर 4, चौथा जो प्रमुख अधिकारी बताया जाता है उसका नाम बताया जाता है महादंडनायक। महादंडनायक जो प्रमुख अधिकारी बताया जाता है यह प्रमुख जो न्यायाधीश जो हैं यह न्यायाधीश के रूप में होता था। जो मुख्य न्यायाधीश बताया जाता है उसे महादंडनायक के नाम से जाना जाता है। नंबर 5, पांचवा जो प्रमुख विभाग अध्यक्ष बताया जाता है उसे महासंधि विग्रहिक के नाम से जाना जाता है। महासंधि विग्रहिक, महासंधि विग्रहिक जो प्रमुख अधिकारी होता था यह युद्ध व शांति, किस राज्य से युद्ध करना, किसके साथ में शांति या संधि वार्ता करनी है का अधिकारी, युद्ध व शांति का प्रमुख जो अधिकारी हैं इसे महासंधि विग्रहिक के नाम से जाना जाता है। नंबर 6, छठा जो प्रमुख अधिकारी बताया जाता है उसे पुस्तपाल के नाम से जाना जाता है। पुस्तपाल जो हैं यह पुस्तपाल जो अधिकारी बताया जाता है, यह भूमि का लेखा जोखा रखने वाला, भूमि का लेखा जोखा, भूमि का लेखा जोखा रखने वाला, भूमि का जो लेखा जोखा है वो रखने वाला अधिकारी पुस्तपाल। नंबर 7, सातवां जो अधिकारी हैं वो हैं आपके महाअक्षपटलिक। महाअक्षपटलिक, महाअक्षपटलिक जो हैं यह आय और व्यय, इनकम और खर्च का लेखा जोखा,
इनकम और खर्च का लेखा जोखा जो है ये रखने वाला प्रमुख अधिकारी बताया जाता है। नंबर 8, 8वां जो प्रमुख अधिकारी बताया जाता है इसे दंडपाशिक कहा जाता है। दंडपाशिक, दंडपाशिक किस प्रकार का, किस विभाग का अधिकारी होता था, तो यह पुलिस विभाग का प्रमुख अधिकारी बताया जाता है। नंबर 9, 9वां जो गुप्तकालीन अधिकारी हमें देखने को मिलता है उसका नाम है गौलकिक। गौलकिक, गौलकिक जो प्रमुख अधिकारी हैं यह वन अधिकारी के रूप में प्रसिद्ध था। किसके रूप में, वन अधिकारी। नंबर 10, गौलकिक के बाद में अगला जो अधिकारी है उसे शौल्किक के नाम से जाना जाता है। शौल्किक जो है ये सीमा शुल्क अधिकारी, सीमा शुल्क अधिकारी, सीमा शुल्क अधिकारी को शौल्किक कहा जाता था। नंबर 11, 11वां जो अधिकारी हमें देखने को मिलता है उसका नाम है दुर्वाधिकर्णिक। दुर्वाधिकर्णिक कौन सा अधिकारी होता था, दुर्वाधिकर्णिक। दुर्वाधिकर्णिक जो प्रमुख अधिकारी हैं यह किस प्रकार का अधिकारी था, तो ये राजस्व एकत्र करने का अधिकारी, राजस्व विभाग, राजस्व विभाग का प्रमुख अधिकारी दुर्वाधिकर्णिक के नाम से जाना जाता है। नंबर 12, 12वां जो प्रमुख अधिकारी हमें देखने को मिलता है उसे अमात्य कहा जाता था। अमात्य जो हैं ये किस प्रकार का अधिकारी था, तो अमात्य जो है ये नौकरशाह के नाम से जाना जाता था। आगे बढ़ते हैं। नंबर 13, 13वां जो प्रमुख गुप्तकालीन अधिकारी का जो वर्णन हमें पढ़ने को मिलता है वह है आपके विनय स्थिति स्थपक। विनय स्थिति स्थपक, विनय स्थिति स्थपक का जो प्रमुख अधिकारी है यह धार्मिक मामलों का अधिकारी कहलाता था। धार्मिक मामले, धार्मिक मामले जो हैं इनका प्रमुख अधिकारी क्या कहलाता था, विनय स्थिति स्थपक के नाम से जाना जाता है। उसके बाद नंबर 15, 15 जो अधिकारी बताया जाता है उसका नाम है आपके पुरपाल। पुरपाल, तो पुरपाल जो है ये नगर का मुख्य अधिकारी, नगर का मुख्य अधिकारी जो है यह क्या कहलाता था, पुरपाल। नंबर 15, 15वां जो अधिकारी हमें देखने को मिलता है उसे कर्णिक के नाम से जाना जाता है। कर्णिक जो हैं ये विभिन्न प्रकार के आय हैं, व्यय हैं या फिर ऐतिहासिक जानकारी जो है इनको लिपिबद्ध करने वाला अर्थात लिपिक के रूप में जो कार्यरत था उसे किस नाम से जाना जाता है, कर्णिक के नाम से। एक बार पुनः रिपीट कर लेते हैं। नंबर 1, प्रतिहार, महाप्रतिहार, ब्लाधिकृत, महाब्लाधिकृत, महादंडनायक, महासंधि विग्रहिक, पुस्तपाल, महाअक्षपटलिक, दंडपाशिक, गौलकिक, शौल्किक, दुर्वाधिकर्णिक, अमात्य, विनय स्थिति स्थपक, पुरपाल, कर्णिक, यह गुप्त काल के जो इंपॉर्टेंट रूप से प्रमुख जो अधिकारी हैं यह हमें देखने को मिलते हैं। अब हम बात कर लेते हैं गुप्तकालीन स्थापत्य कला के बारे में। किसके बारे में, गुप्तकालीन स्थापत्य कला के बारे में। मैं आपको मौखिक रूप से जो सवाल बनते हैं उनके बारे में जानकारी दे देता हूं। तो गुप्तकालीन जो स्थापत्य कला है इसकी जो विशेषता देखने को मिलती है, यह विशेषता कि इस कला की विशेषता प्रमुख रूप से भारतीयकरण, सौंदर्य अभिव्यक्ति, भाव चित्रण और आध्यात्मिकता जो है ये स्थापत्य कला में बिल्कुल दर्शनीय रूप में दिखाई देती थी। बात करें गुप्तकालीन मंदिर निर्माण कला, तो गुप्त काल में जो मंदिर निर्माण कला को जो सर्वाधिक अपनाया गया है इसे नागर शैली के नाम से जाना जाता है। बात करें अगर गुप्त काल के प्रमुख मंदिरों की, तो इनमें प्रमुख रूप से जो मंदिर हमें देखने को मिलते हैं जैसे देवगढ़ का दशावतार मंदिर, भूबरा का शिव मंदिर, एरण का विष्णु मंदिर, नाचना कुठारा का पार्वती मंदिर, भीतरी गांव का लक्ष्मण मंदिर, तिगवा का लक्ष्मण मंदिर और इसके साथ में इम्पोर्टेंट खो का शिव मंदिर प्रमुख रूप से मंदिरों की स्थिति हमें जानने को मिलती है। साथियों, उत्तर भारत में जो मंदिर स्थापत्य कला है उसे आपकी नागर शैली, दक्षिण में जो है इसे
द्रविड़ शैली, इन दोनों के मिश्रण जो स्थापत्य कला बनी है उसे बेसर या वेसर शैली के नाम से जाना जाता है। तो उत्तर और दक्षिण दिशा की स्थापत्य शैली के बारे में जानकारी ले ली हमने। लेकिन अगर पूछ ले एक ही जगह अनेक मंदिरों का समूह जहाँ पर बनाया जाए उसे किस शैली के नाम से जाना जाता है, तो उसे पंचायतन शैली के नाम से जाना जाता है। और बात करें कि भारत के पश्चिम क्षेत्र के अंदर सर्वाधिक जो मंदिर बने हैं वह किस शैली के हैं, तो नाम आता है आपके महामारू शैली या गुर्जर प्रत्यार शैली में ये मंदिर हमें देखने को मिलते हैं। बात स्थापत्य कला की हो रही है तो जानकारी मैं जरूर बताना चाहूँगा अजंता की गुफाओं की, कि अजंता की जो गुफाएं हैं इनकी खोज की गई थी 1919 ईस्वी में मद्रास रेजिडेंस के एक सैनिक के द्वारा 1919 ईस्वी में इनकी खोज की गई। अगर बात करें अजंता की जो गुफा हैं इनमें टोटल जो 29 गुफाएं हमें देखने को मिलती है। कितनी? 29 गुफाएं देखने को मिलती हैं, जिनमें 25 तो विहार बताए जाते हैं। चट्टानों को काटकर जो गुफाएं बनाई गई हैं उनमें से एक है अजंता की गुफाएं। अजंता महाराष्ट्र में स्थित है। सुनिए आप, तो 25 तो विहार हो गए, साथ ही 4 जो बताए जाते हैं ये चैत्य। विहार किसे कहते हैं, चैत्य किसे कहा जाता है, तो बौद्ध भिक्षुओं के रहने के निवास स्थल को विहार कहा जाता है और उनके पूजा गृह को चैत्य कहा जाता है। तो अजंता की जो टोटल गुफाएं 29 है उनमें से 25 तो विहार हैं और 4 जो हैं ये चैत्य बताए जाते हैं। बात करें कि अजंता की गुफाओं में सबसे ज़्यादा प्राचीन जो गुफा हैं वो गुफा संख्या 13 बताई जाती हैं। अगर पूछ ले कि गुफाएं जो हमें देखने को मिलते हैं इनमें सर्वाधिक चित्र जो हैं ये कौन सी गुफाओं में चित्रांकन किया गया है, तो गुप्तकालीन अजंता की जो गुफा संख्या 17 जो बताई जाती हैं इसमें सर्वाधिक चित्र हमें देखने को मिलते हैं। अगर पूछ ले कि गुप्त काल में अजंता निर्मित जो गुफाएं हैं टोटल उनमें से कौन कौन सी संख्या के जो गुफा संख्या हैं वो गुप्त काल में निर्मित की गई थी, तो गुफा संख्या 16, 17 व 19 जो हैं ये मुख्य रूप से गुप्त काल के अंदर इनका निर्माण किया गया था। तो साथियों आज हमने गुप्त काल की जो संपूर्ण ऐतिहासिक जानकारी है इसे पूर्ण किया है। साथियों कल यानी 11 अगस्त जो हैं इसमें भारत के अंदर प्रचलित जो सती प्रथा हैं, जौहर हैं, साके हैं, केसरियाँ हैं, अर्ध साके हैं, इनसे संबंधित जो सवाल निकल कर आते हैं इनसे संबंधित एक चैप्टर लेके आ रहे हैं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट बताया जाता है, उसको हम कल पढ़ने वाले हैं। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही कमेंट्स कीजिए। ऑल द बेस्ट, धन्यवाद।